So guys, now let us see the design of brakes. Next topic is design of brakes. Design of brakes. तो जब हम ब्रेक की बात करें, ब्रेक एक मैकेनिकल एलिमेंट या मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि कुछ लोगों को लगता है ब्रेक मतलब सिर्फ चलती हुई चीज को रोकना। नहीं, ब्रेक अप्लाई की जाती है चलती हुई चीज को रोकने के लिए, या ज्यादा स्पीड से जाती हुई चीज की स्पीड कम करने के लिए, या कम स्पीड से चलने वाली चीज को रोकने के लिए, या रुकी हुई चीज को होल्ड करने के लिए। इन सब चीजों के लिए ब्रेक का यूज होता है। समझ रहे हैं? मतलब रिटार्ड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ब्रेक इज अ मैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिटार्ड द मोशन, स्टॉप द मोशन, एज वेल एज टू होल्ड द स्टॉप्ड बॉडी। मतलब जैसे एलिवेटर्स हैं, जैसे लिफ्ट है, उसमें रुकी हुई बॉडी को होल्ड करने के लिए भी ब्रेक का यूज होता है। तो ये सब ब्रेक के यूज होते हैं। सो माय डियर, ब्रेक ऐसा करती कैसे है? ब्रेक ऐसा करती है कि भाई कोई सिस्टम मोशन में है, मान लो अच्छी स्पीड से जा रहा है, तो वो क्या करती है, फ्रिक्शन को ला करके उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी को लेके सराउंडिंग को दे देगी। अब सराउंडिंग को काइनेटिक एनर्जी दी तो इसकी एनर्जी कम हो गई, मोशन कम हो गया। पहले ही कम मोशन है तो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी दे देगी सराउंडिंग को हीट में कन्वर्ट करके, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास एनर्जी नहीं बची, मोशन खत्म। तो इस तरीके से ब्रेक जो है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन को बीच में ला करके ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। मैं जिस ब्रेक की बात कर रहा हूँ वो मैकेनिकल ब्रेक्स की बात कर रहा हूँ। वैसे ब्रेक्स जो है वो कई तरह की होती हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू मैनी कैटेगरीज। जैसे मैंने आपसे कहा, एक होती है मैकेनिकल ब्रेक, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्ड इज न्यूमेटिक, फोर्थ इज हाइड्रोलिक। सो डियर, मैकेनिकल ब्रेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये लो पावर एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होते हैं, और ये होते हैं हाई पावर एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो मैकेनिकल ब्रेक्स है, मैकेनिकल ब्रेक्स को अगर हम बात करें तो मैकेनिकल ब्रेक्स को आगे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा, लो पावर एब्जॉर्प्शन के लिए मैकेनिकल, और हाई पावर एब्जॉर्प्शन के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अदर्स। तो जब हम लो पावर एब्जॉर्प्शन के लिए मैकेनिकल को यूज कर रहे हैं तो मैकेनिकल जो ब्रेक्स हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। दे आर इन जनरल ऑफ टू टाइप्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल ब्रेक। मैंने फिर कहा, ब्रेक इज डिफाइंड एज एन एलिमेंट okay, so brake is defined as an element which is used for retarding the motion, stopping the motion and then holding a body which is already stopped. तो मैकेनिकल ब्रेक्स जो कि लो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक ब्रेक्स को हम बोलते हैं रेडियल ब्रेक्स, और दूसरी ब्रेक्स को हम बोलते हैं एक्सियल ब्रेक्स। जैसे मैंने आपसे कहा, ये चलता हुआ, ये घूमता हुआ एक ड्रम है। अब इसको रोकने के लिए अगर आप जो फोर्स लगाने वाले हो, जो मैंने ड्रम बनाया है, अगर इसको रोकने के लिए जो फोर्स आप लगाओगे वो इस डायरेक्शन में होगा। ये सारी डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन कहलाती है। तो अगर आप इन डायरेक्शंस में लगाओगे तो इट इज सेड टू बी रेडियल ब्रेक, और अगर आप ऐसे लगाओगे एक्सियल वे में तो इसको एक्सियल ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस ड्रम का ऑब्वियसली कुछ ऐसा होगा ना, क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, ये दूसरा भी होगा। तो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो इन दिस वे तो इसको बोलते हैं एक्सियल। सो माय डियर, हमें जो मेजर पढ़ना है वो रेडियल ब्रेक्स को पढ़ना है, एक्सियल ब्रेक्स को हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब रेडियल ब्रेक्स पे अगर हम बात करें तो रेडियल ब्रेक्स भी कई तरह की होती है। सबसे पहली ब्रेक होती है जिसको बोलते हैं हम शू ब्रेक, शू ब्रेक, और इसको ब्लॉक ब्रेक भी बोलते हैं। दूसरी टाइप ऑफ रेडियल ब्रेक होती है बैंड ब्रेक, और तीसरी टाइप होती है शू बैंड ब्रेक। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। अब शू ब्रेक जो है वो दो टाइप की होती है, स्मॉल शू, लॉन्ग शू।
फिर बैंड ब्रेक भी दो तरह की होती है, एक एक करके देखेंगे हम सब, डोंट वरी। सिंपल बैंड ब्रेक, डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। और यहां पर जो ये स्मॉल और लॉन्ग शू है, ये आगे क्लासीफाई हो सकती है सिंगल शू और मल्टी शू। ओके, सो माय डियर, ये है ब्रेक का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन। अब प्रश्न ये, इनमें से हमें पढ़नी कौन कौन सी है, हमारे सिलेबस में कौन कौन सी है। डियर, आपके सिलेबस की बात करो तो शू ब्रेक और बैंड ब्रेक आपको पढ़नी है, ये एक्सियल और ये सब आपको नहीं पढ़ना। पर इसमें से भी जो पढ़ना है उसमें पेपर आज तक सिर्फ स्मॉल वाली सिंगल शू से और सिंपल वाली बैंड ब्रेक से आया है। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारी, आई एम गोइंग टू टीच ऑल दीज टाइप्स। आई एम गोइंग टू टीच ऑल दीज टाइप्स, बट पेपर में जो आज तक आई है वो आई है सिंपल बैंड और उसमें भी सिंगल शू टाइप और सिंपल बैंड ब्रेक, सिंपल ब्लॉक और सिंपल बैंड ब्रेक। तो ये आई है। अब आगे क्या आया है क्या नहीं उसकी बात नहीं, हम करेंगे तो सारे। क्या आया है ऐसे में मतलब नहीं, क्या आ सकता है ऐसे में मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शू ब्रेक्स के डिजाइन को पढ़ेंगे, फिर बैंड ब्रेक को एक एक करके देखते हैं। चलिए, सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द डिजाइन ऑफ सिंगल स्मॉल शू ब्रेक। शू ब्रेक के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक या फिर शू बोलते हैं उसको, वो एनर्जी को फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो हम जिस चीज पे एनालाइज करने वाले हैं, मैं आपके सामने एक फिगर रख रहा हूं और उस फिगर पे ही हम काम करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास ये एक लीवर है, लेट अस से आई एम हैविंग दिस टू बी ए लीवर। This lever is hinged at O, और इसी लीवर पर लगा है वो शू, इसी को बोलते हैं शू। और ये शू यहां पे वेल्ड किया जाता है, रिजिड अटैचमेंट है, ये वेल्ड किया गया है ये। और ये डिस्टेंस होता है A और यहां से डिस्टेंस है B। When we talk about the friction lining, this is the friction lining. This is friction lining. And my dear, at the same time, दिस इज द ड्रम जिसको रोकना है। ये ड्रम ऐसे रोटेट कर रहा है और अगर हम इस एनालिसिस को करने जा रहे हैं तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर एक फोर्स P लगा है, क्योंकि ये P ही तो है जो इस फ्रिक्शन लाइनिंग को लेके जाएगा ड्रम के पास। ये है फ्रिक्शन लाइनिंग और ये है ड्रम। सो माय डियर, ये यहां पर जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो कुछ एजम्पशंस के अंडर होती है और इन एजम्पशंस को बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 assumption is this rigid block, this shoe is rigidly attached to the lever. It is rigidly attached to the lever. And my dear, second thing, drum rotates clockwise. हाँ, इस बात से ही फर्क पड़ता है
जब डेरिवेशन कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो क्या होता। एंड डियर एट द सेम टाइम, तीसरी assumption अगर आप समझना चाहते हो तो ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ये एक एंगल बना रही है जिसको 2 थीटा से दिखाते हैं, और अगर ये 2 थीटा की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 45 डिग्री बोली गई है तभी हम इसको स्मॉल शू बोलते हैं, और अगर ये एंगल 45 से ज्यादा हो गया तो इसको लॉन्ग शू बोलते हैं। तो हमारी assumption है स्मॉल शू की। लॉन्ग शू होने पे क्या होगा उसको भी देखेंगे, पर पहले तो स्मॉल शू लेकर के ही हम बात करेंगे। सो माय डियर, जैसे ही आप यहाँ फोर्स लगाओगे ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है ड्रम, ये इसके कांटेक्ट में आएगी और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, और ये शू जो है वो ड्रम से एनर्जी लेके उसको हीट में कन्वर्ट करके सराउंडिंग को दे देगा और उसको ड्रम को थोड़ी देर के बाद रोक देगा। सो माय डियर, अब हम बनाने जा रहे हैं कुछ फ्री बॉडीज डायग्राम्स। सो फ्री बॉडी डायग्राम हमें दो चीजों का बनाना है, एक तो ड्रम का और एक तो शू का। बट शू तो एक रिजिड अटैचमेंट है। अब आप सोच रहे हो कि सर रिजिड अटैचमेंट क्या होता है? माय डियर, रिजिड अटैचमेंट का सीधा सा मतलब ये है कि मैं शू को लीवर से अलग नहीं कर सकता। रिजिड अटैचमेंट मतलब लीवर और शू दोनों एक ही बॉडी है, तो मैं उनको अलग नहीं कर सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजिड अटैचमेंट, वी कैन नॉट सेपरेट देम आउट। सो डियर, अगर ऐसा है, इफ दिस इज द केस, तो सबसे पहले एफबीडी देखेंगे ड्रम का। तो ड्रम ऐसे घूम रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ ड्रम। अब आपको ये तो पता ही है कि जैसे ही ड्रम जब ये घूम रहा है, तो अब जैसे घूम रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है जैसे ही शू इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऐसे, और क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग जाएगा। इट इज गोइंग टू बी म्यू टाइम्स एन। ओके, अब यही चीज अगर मैं लीवर के लिए बोलूं कि भाई लीवर का एफबीडी दिखाओ, तो आप लीवर का भी बना दोगे। लीवर मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं शू का ही, क्योंकि लीवर और शू तो एक ही बॉडी है ना। ऐसे इट इज हिंज लाइक दिस, और आपको पता है जो डिस्टेंसेस है, यहां से भी लिख दो c डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो अभी मैंने लिखा ये है c, दिस इज b, ये है a। तो अगर हम फोर्सेस की बात करते हैं तो यहां पर जो आएगा वो n आएगा, क्योंकि बाय एक्शन रिएक्शन अगर शू ऐसे फोर्स लगा रहा है ड्रम पे तो ड्रम ऐसे फोर्स लगाएगा शू पे। शू ऐसे फ्रिक्शन लगा रहा है तो ड्रम ऐसे लगाएगा, म्यू एन। सो माय डियर, अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले एफबीडी की, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका अगर कोई फ्रिक्शनल टॉर्क या ब्रेकिंग टॉर्क पूछ ले तो फ्रिक्शनल टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क सीधी सी बात है, क्या लिख दोगे? म्यू एन। ही तो जो फोर्स है वही तो रोकने की कोशिश कर रहा है, इनटू आर, यही हो जाएगा। बट अगर हम बात इसकी करें तो ये हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। P इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो लिखोगे माइनस P क्रॉस B। N इज क्रिएटिंग क्लॉकवाइज, तो आप लिखोगे प्लस N इंटू A। म्यू एन इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लिखोगे माइनस म्यू एन इंटू C इज 0। सो दिस इज द इक्वेशन, वी नीड टू सॉल्व इट। इसको सोल्व करते हैं, चलिए। So we got the equation to be minus P into B plus N into A minus mu N into C बराबर 0। तो आप लिख सकते हो P into B N into A minus mu C। तो P can be written as
n इंटू a माइनस म्यू सी डिवाइडेड बाय b, and this P is nothing but the braking force. ब्रेकिंग फोर्स और एफर्ट इट इज. सो डियर, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग फोर्स और एफर्ट. अब यहां पे बनते हैं 3 केस. पहला केस बोलता है अगर A बराबर म्यू सी हो जाए तो P आ जाएगा 0. मतलब ब्रेक तो लगेगी, पर ब्रेक लगाने के लिए फोर्स नहीं लगाना. बिना फोर्स लगाए ब्रेक लग जाएगी. खुश हो रहे होगे अंदर ही अंदर, कह रहे हो तो बढ़िया है बिना फोर्स लगाए. पर माय डियर, बिना फोर्स लगाए तो अपनी मर्जी से लगेगी, आपसे पूछ के थोड़ी लगेगी. सो डियर, दिस इज सेल्फ लॉकिंग कंडीशन. चलते चलते अपने आप रुक गई, पसंद थोड़ी करोगे इस कंडीशन को. दिस इज हाईली अनडिजायरेबल कंडीशन. वी डोंट वांट दिस. माय डियर, देन केस नंबर 2, इफ A इज लेस देन म्यू सी, P विल बी लेस देन 0. माय डियर, तो उल्टा ही हो गया. हम ब्रेक पे क्या, ब्रेक ही हम पे फोर्स लगा रही है. इट इज वेरी अनकंफर्टेबल कंडीशन. अब ऐसा हो क्यों रहा है? पुअर डिजाइन है ये, और कुछ नहीं है. इस पे ड्राइवर अनकंफर्टेबल फील करेगा. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट केस 3, A मोर देन म्यू सी, तो P आ जाएगा n इंटू A माइनस म्यू सी डिवाइडेड बाय B. माय डियर, अब जब आप देखोगे तो P जो है वो मोर देन 0 आएगा. तो ये अच्छी बात है. मैंने कहा बट इफ फ्रिक्शन नहीं होता, अगर इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो म्यू क्या हो जाता? 0 हो जाता. और अगर म्यू 0 हो जाता तो P क्या हो जाता? Na बाय बी. बट इफ फ्रिक्शन है तो P क्या हो जाएगा? Na माइनस म्यू एन सी डिवाइडेड बाय बी. कुछ घटा रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होता, P विदाउट फ्रिक्शन इज मोर देन P विद फ्रिक्शन. ये क्या हो गया? फ्रिक्शन तो हमारा दुश्मन था. नहीं माय डियर, फ्रिक्शन हमारा दुश्मन नहीं है. फ्रिक्शन जुदाई का दुश्मन है. फ्रिक्शन दो चीजों में जुदाई नहीं देख सकता, जुदा नहीं होने देना चाहता. वो चाहता दो चीजें साथ में रहें. अगर उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, जैसे ऐसे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन दोनों को कन्विंस करता है. वो पहले वाले को बोलेगा कि दूसरे की डायरेक्शन में मूव करो, दूसरे को बोलेगा पहले की डायरेक्शन में मूव करो. वो चाहता है दोनों साथ में मूव करें. तो फ्रिक्शन हमारा दुश्मन नहीं है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का दुश्मन है. सो डियर, फ्रिक्शन यहाँ पे, फ्रिक्शन के साथ हमारा यहाँ पे नेट फोर्स कम इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन का जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिसमें हमारा अप्लाइड है. आप देख सकते हो जैसे यहाँ हमारा टॉर्क कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज. फ्रिक्शन का भी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज. टॉर्क देखना तो आपको आता ही है. फोर्स को घुमा दो पॉइंट की डायरेक्शन में, फोर्स को घुमा दो पॉइंट की डायरेक्शन में. ओके गाइस, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी. तो जैसा मैंने आपसे कहा, ऐसी कंडीशन को जब फ्रिक्शन हमारी हेल्प कर रहा है, सो फ्रिक्शन इज ऑफ हेल्पिंग नेचर. फ्रिक्शन इज ऑफ हेल्पिंग नेचर. तो जब फ्रिक्शन हेल्प करने लग जाता है तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन. ये हाईली डिजायरेबल कंडीशन है. ये हाईली डिजायरेबल कंडीशन है. हम चाहते हैं ऐसा हो जाए. यस, वी वांट दैट. सो डियर, इसको बोलते हैं कि फ्रिक्शन का हेल्प करना. ये 3 केस मैंने आपके सामने रख दिए. अब देखो, आपको ये दोनों चीजें तो मतलब समझ में आएगी. ये समझ में नहीं आएगा कि सर क्लॉकवाइज रखने के पीछे लॉजिक क्या है. डियर, अगर हम क्लॉक की जगह एंटी क्लॉकवाइज करते तो एफबीडी कैसे बनेंगे, जरा ध्यान से देखना. ये रहा आपका ड्रम, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस आने हैं
they will come in this way. This is normal reaction n, this is mu n. और अगर हम लीवर की बात करें और उस पर लगे हुए शू की बात करें, दिस इज P, so this is hinge B A C. So how the forces will be coming on this? Normal reaction will come in this way, mu n will come in this way. चीजें कुछ पहले से बदली है. फ्रिक्शनल टॉर्क और ब्रेकिंग टॉर्क अभी भी वही रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी म्यू एन इंटू आर. बट अगर हम बात कर रहे हैं यहां की, तो आपको वही करना है, समेशन मोमेंट अबाउट ओ टू बी इक्वल टू 0. और जैसे ही आप ओ पॉइंट के अबाउट समेशन मोमेंट 0 करोगे तो P इज क्रिएटिंग एंटी क्लॉकवाइज अगेन, यू विल बी राइटिंग माइनस P इंटू बी. N इज ऑल्सो क्रिएटिंग क्लॉकवाइज अगेन, क्योंकि P और N हमेशा 36 के आंकड़े पे रहेंगे. बट इस बार म्यू एन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, म्यू एन भी इस बार क्लॉकवाइज है, इस बार म्यू एन एन की हेल्प कर रहा है. तो दिखा दिया फ्रिक्शन ने अपना असली रंग, हमेशा साथ नहीं देता, हमेशा विरोध भी नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन को हमसे मतलब नहीं, फ्रिक्शन को मतलब है रिलेटिव मोशन से. तो ये हमारी गलती है, हम फ्रिक्शन को अपना दुश्मन समझते हैं अगर तो. सो एन ए प्लस म्यू सी डिवाइड बाई बी. तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो ये आ गया. अब यहां पर a प्लस म्यू सी जो नंबर है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि a भी पॉजिटिव, म्यू भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव. ये ना इक्वल्स टू 0 हो सकता, ना लेस देन 0 हो सकता. और क्योंकि यहां फ्रिक्शन हमारी हेल्प नहीं कर रहा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर मैं लिखूं इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, तो जो फोर्स लगाना पड़ता वो होता एन ए बाई बी. बट अगर मैं बोलूं इफ यस फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, तो जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो ये है. तो फोर्स विद फ्रिक्शन इज मोर देन फोर्स विदाउट फ्रिक्शन. तो इस बार फ्रिक्शन कोई हेल्प नहीं कर रहा. तो डियर, ना तो इस बार कोई सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन है क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प नहीं कर रहा, और क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा तो ना तो सेल्फ लॉकिंग है ना ही अनकंफर्टेबल है. फायदा ये है कि अनकंफर्टेबल और सेल्फ लॉकिंग नहीं है, नुकसान ये है कि सेल्फ एनर्जाइजिंग भी नहीं है. सेल्फ एनर्जाइजिंग मतलब फ्रिक्शन से आने वाला टॉर्क और अप्लाइड फोर्स से आने वाला टॉर्क दोनों सेम सेंस में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो बोलते हैं इट इज गोइंग टू बी सेल्फ एनर्जाइजिंग कंडीशन. तो डियर, इसमें दोनों मतलब इसमें कोई भी कंडीशन लाई नहीं कर रही. तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि हमें कब मिलेगा सेल्फ एनर्जाइजिंग, कब मिलेगा सेल्फ लॉकिंग, और कब मिलेगा अनकंफर्टेबल, that will totally depend on what? That will simply depend upon number one geometrical parameters. They are nothing but a comma b comma c. Second, it depends on coefficient of friction. Third, but most important is sense of rotation. Okay, so dear, this is something known as single shoe brake. अब मैं आपके पास आ रहा हूं लॉन्ग शू को लेकर के. व्हाट इज लॉन्ग शू? लॉन्ग शू इज विद 2 थीटा मोर देन 45 डिग्री. 2 थीटा मोर देन 45 डिग्री. सो माय डियर, जैसा अभी आपने देखा, जब हम स्मॉल शू की बात करते हैं
मैं शू को ऐसे भी बना सकता था, डिपेंड करता है ड्रम कहां है। तो स्मॉल शू के केस में आप जानते हो एक नॉर्मल रिएक्शन N लगा था इसके ऊपर, तो उसके कारण जो प्रेशर आता है पूरे शू की फ्रिक्शन लाइनिंग पे वो लगभग यूनिफॉर्म जैसा आता है। तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दिस। बट यही चीज अगर हम लॉन्ग शू के लिए देखें, लॉन्ग शू मतलब 2 थीटा मोर देन 45, यही चीज अगर हम लॉन्ग शू के लिए देखें, लॉन्ग शू, तो जब हम यहां पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं आता, बट प्रेशर ऐसे इंक्रीज करता है। इवन ऐसे भी नहीं, आई मस्ट शो इट सर्टेनली डिफरेंट मैनर। इट विल बी लाइक दिस। इस तरीके से प्रेशर पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। ऐसा होता क्यों है? कर्वेचर इफेक्टिव रहता है। यहां पर कर्वेचर कम होने की वजह से, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है, इससे कम है, जबकि यहां पर जो एंगल होता है वो 45 डिग्री से ज्यादा होता है। तो इसलिए एंगल ज्यादा होने की वजह से जो कर्वेचर है, कर्वेचर अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसके कारण नॉर्मल रिएक्शन से आने वाला प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं होता। भाई कर्वेचर नाम मात्र का हो तो प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट विल बी सिमिलर टू, जैसे आप लिखते हो, मान लो आपके पास एक बार है, आप ऐसे लोड P लगाते हो तो आप ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हो स्ट्रेस का कि ऐसे आ जाएगी हर पॉइंट पे सेम। क्यों? ये फ्लैट जैसा सरफेस है। पर अगर कर्वेचर, अब कर्वेचर बहुत कम है, फ्लैट जैसा तो ठीक है, पर अगर कर्वेचर बहुत ज्यादा है और बिल्कुल ऐसे कर्वेचर अगर बहुत ज्यादा है तो माय डियर अब जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली नहीं होगा। ओके, तो ये यूनिफॉर्मली नहीं होता। अब यूनिफॉर्मली नहीं होने से हमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है जहां प्रेशर ज्यादा है, कहीं प्रेशर कम है, तो कहीं ज्यादा घिसेगा कहीं कम घिसेगा। तो फ्रिक्शन लाइनिंग कहीं ज्यादा घिस जाएगी कहीं कम घिस जाएगी। अब जहां ज्यादा घिस जाएगी वहां जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी खराब होने की वजह से आपको शू बदलना पड़ जाएगा, लाइफ कम हो जाएगी, बार बार शू ही बदलते रह जाओगे। तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। सो माय डियर, इसीलिए लॉन्ग शू के अंदर अगर आप रिजिड अटैचमेंट लेके चल रहे हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने सोचा कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। लॉन्ग शू चाहिए क्यों भाई? ज्यादा एरिया हो जाएगा कवर, तो ज्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा। ज्यादा फ्रिक्शन मतलब ज्यादा पावर का एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल शू से लॉन्ग शू ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर सकते थे। तो लोगों ने सोचा कि कोई सोल्यूशन तो होगा। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना इसको रिजिड सपोर्ट की जगह पिन ज्वाइंटेड कर दे। तो लोगों ने इसके रिजिड सपोर्ट को हटा के पिन ज्वाइंट कर दिया। पिन ज्वाइंट करने का मतलब क्या है? जैसे ये हमारे पास है आपका लीवर, दिस इज लीवर। तो अब अगर हम इसको पिन ज्वाइंट कर रहे हैं, लाइक दिस। अब अगर आपने पिन ज्वाइंट कर लिया तो पिन ज्वाइंट होने का मतलब ये अभी अपने आप को ऐसे मूव कर सकता है। भाई इस पिन के अबाउट इट कैन, भाई टर्निंग पे है ना, तो इट कैन डू लाइक दिस काइंड ऑफ मोशन, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है क्योंकि पिन ज्वाइंट है। तो होता ये कि जैसे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रेशर कहीं कम और कहीं ज्यादा जब आने लग रहा था तो उस समय तो ये फिक्स था, कहीं जा नहीं सकता था। अब टर्निंग पे होने के कारण ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि जो आने वाला प्रेशर देखा जाता है वो नियरली यूनिफॉर्म देखा जाता है। मतलब जब आप इसको पिन ज्वाइंट करोगे पाइवट के साथ, अब जब आप देखोगे कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आया है, तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग यूनिफॉर्म आ जाता है। एग्जैक्टली तो नहीं, पर लगभग यूनिफॉर्म आ जाता है। और अगर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग यूनिफॉर्म आ जाता है तो अब आप इसको स्मॉल शू की तरह ही, स्मॉल शू की तर्ज पर ही यूज कर सकते हो। सो माय डियर, दिस इज द कंडीशन विद लॉन्ग शू। इसको बोलते हैं लॉन्ग शू। ओके, सो इट इज ऑलवेज पाइवोटेड। इट इज गोइंग टू बी पाइवोटेड। इसको पाइवोट करते हैं। आर यू गेटिंग इट? डेफिनेटली, यस, नाइस।
सो डियर, यहां पर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, मतलब हमें मनचाही चीज मिल गई। तो यहां पर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा, वही होगा जो पहले होता था, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां हम इसको लिखते हैं म्यू डैश एन आर, या म्यू डैश क्या होता है, म्यू डैश होता है इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और म्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है, म्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है तो म्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू डैश इज म्यू इंटू म्यू इंटू म्यू डैश इज म्यू इंटू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ओके डियर, इट इज गोइंग टू बी म्यू इंटू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा। दिस विल बी द इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, इट इज इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके गाइस, अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा डिफरेंस पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल शू एंड लॉन्ग शू, तो पहला तो यही है कि जो 2 थीटा है वो लेस देन इक्वल्स टू 45 होता है यहां पर, और यहां पर जो 2 थीटा है वो मोर देन 45 डिग्री होता है। दूसरा है कि ये स्मॉल शू हमेशा रिजिड अटैचमेंट के रूप में यूज किया जाता है, जबकि ये पाइवोटेड रहता है। यहां पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, यहां पर होता तो नॉन यूनिफॉर्म है, but can be converted into uniform. How? Using pivot. Fourth is, यहां पर नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज होता है, यहां पर इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूज होता है। Why? To take curvature effect into consideration। जो लॉन्ग शू का कर्वेचर है उस इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए। सो डियर, ये तो था सिंगल शू का केस। अब अगर मल्टी शू हो तो क्या करते हैं? मल्टी शू, जैसे 2 शूज का केस ले लेता हूं मैं एक। दिस इज अ लीवर, another lever is this, this is drum। so this is going to be friction lining। if drum is rotated this way, here one force will be acting, here also one force will be acting।
सो जब दोनों साइड से फोर्स एक्ट करेगा तो दोनों के दोनों शूज कांटेक्ट में आएंगे, ड्रम के दोनों रोकने की कोशिश करेंगे, आपको पता है, क्योंकि यहां पर ये ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर यहां पर ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, इट विल बी μ1 N1, और यहां ये ऐसे घूम रहा है तो यहां ऐसे फ्रिक्शन लगेगा μ2 N2, रेडियस इज r। तो जो समेशन ऑफ ब्रेकिंग टॉर्क आएगा वो आएगा μ1 N1R प्लस μ2 N2R। अब ये दोनों शूज अगर सिमिलर हो जाएं तो 2μNR भी हो सकता है, दोनों स्मॉल है तो म्यू, अगर बिग हो जाए लॉन्ग शू हो जाए तो म्यू डैश, बाकी सब कुछ तो वही। अब ये सब आता नहीं पेपर में सिंपल शू ही आना है, वो भी स्मॉल शू आना है, ओके, सिंगल एंड स्मॉल शू। सो डियर दिस इज समथिंग द केस ऑफ मल्टीपल शूज, ओके। अब माय डियर एक आखिरी पॉइंट का डिस्कशन करना है, शू का डिजाइन कैसे करेंगे। अब तक जो मैंने बताया वो तो मैकेनिक्स एनालिसिस थी, मशीन डिजाइन की एनालिसिस कहाँ आई अभी तक। जब तक मैंने सेफ डिजाइन वर्ड नहीं लिखा एनालिसिस का नाम हुआ ही नहीं कुछ। बट भाग्य की विडंबना देखो, पेपर में यही पूछते हैं, ये तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एमडी की बात ही नहीं हुई पेपर में कभी नहीं पूछा शू का डिजाइन इन लोगों ने। बट माय डियर जो नया सिलेबस आया है उसमें इस चीज को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंक्लूड कर दिया गया है, ओके। सो ऐसा नहीं कह रहा कि एमडी में तो काउंट होगा ही, बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का इफेक्ट वहां पर डाल दिया गया है कि फ्रिक्शन की एप्लीकेशन के रूप में ब्रेक का इफेक्ट बताओ। तो ब्रेक पढ़ना आपको यहीं पर है ऐसे, बट फ्रिक्शन की एप्लीकेशन के रूप में वहां पर ऐड किया गया। सो डियर नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग, जैसा मैंने बोला डिजाइन ऑफ शू, शू ब्रेक का लास्ट पार्ट। डिजाइन ऑफ शू। तो मैंने आपसे कहा शू वैसे ऐसा होता है, 3 डायमेंशन में ऐसा होता है। तो ये जो एंगल बन रहा था आपको याद ही होगा, 2 थीटा बन रहा था। ये रेडियस ऑफ ड्रम होगा जब ये कांटेक्ट में आ चुका होगा ऐसे, ओके। और आपको पता है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा था इसके ऊपर ऐसे N, और इसके कारण जो प्रेशर आया था वो लगभग यूनिफॉर्म जैसा आ गया था रिजिड में ही, स्मॉल शू के केस में। तो मैंने कहा अगर मैं प्रेशर इंड्यूस लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, B इज द विड्थ ऑफ दिस शू। तो आप बोलेंगे सर इसमें सोचना क्या है, फोर्स बटे एरिया। फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, एरिया इज B एंड दिस थिंग इज R इंटू 2 थीटा। यस, आर्क लेंथ यही तो बनेगी। और सेफ डिजाइन क्या बोलता है कि जो इंड्यूस प्रेशर है वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम प्रेशर होगा। सो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी लेस देन इक्वल्स टू P मैक्सिमम, मतलब n इससे कम रहे, मतलब n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी BR इंटू 2 थीटा इंटू P मैक्स। सो इट इज द maximum value of normal reaction force for which shoe will not fail। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वो वैल्यू है जिसके लिए शू फेल नहीं होगा या शू के अंदर प्रेशर एक्सीड नहीं करेगा, ओके, मैक्सिमम प्रेशर से। तो ये जो हमने लिखा है ये प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर ही ये बनाया है, इसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ शू, ओके। इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन ऑफ शू। सो माय डियर विद दिस वी हैव डन इट। इसको आप P मैक्सिमम की जगह P परमिसिबल भी लिख सकते हो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है तो ये हमारा शू ब्रेक कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली बैंड ब्रेक। बैंड ब्रेक डिफरेंशियल और सिंपल।
इसके साथ बैंड का डिजाइन और ये चैप्टर कंप्लीट। होप यू आर गेटिंग गाइस, बढ़ते हैं आगे।